नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2 विषयों पर चर्चा करेंगे, थोड़ा समय रहा तो एक विषय और लेंगे। 2 विषय ये हैं कि चीन के एक थिंक टैंक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब चूँकि बहुत सारे लोगों को हालाँकि इस पर भी शक रहता है कि चीन पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता भी है कि नहीं मानता है और वो उसकी दोस्ती के लायक है भी कि नहीं है। पर ये कहा गया है कि भारत ने चूंकि पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, तो ऐसे में चीन भी भारत का पानी रोक सकता है और भारत को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो उसे अपने लिए पसंद ना हो। हालांकि मैं मानता हूं कि ये कोई चीन का अधिकृत बयान नहीं है, उसके विदेश मंत्रालय या उनके किसी मंत्री की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई एक विचार वहाँ से प्रचारित हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है और क्या चीन हमारा पानी रोक सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो रूस के विदेश मंत्री हैं, अ, उन्होंने एक बात कही है और पिछले दिनों हमने अपने प्रोग्राम में इस पर हल्की सी चर्चा भी की थी। उन्होंने क्वाड को लेकर के और क्वाड का जो शुरू में उद्देश्य बताया जा रहा था, उसके इतर अगर अमेरिका इसमें अब सैन्य गतिविधियों को भी शामिल करना चाहता है, तो जाहिर है चीन के भी कान खड़े होंगे, रूस के भी खड़े होंगे और कुछ दूसरी ताकतों के भी। क्वाड में आप जानते हैं कि अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और इस साल अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत आना है, दिल्ली आना है, इसकी बैठक में भाग लेने के लिए। जिस तरह के इस समय थोड़े तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं, उनमें ये भी देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप नई दिल्ली आते हैं या नहीं आते हैं, क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी, ये बाद की बात है। लेकिन पुतिन साहब तो जुलाई में दिल्ली आने वाले हैं, क्योंकि एक साल हमारे राष्ट्र प्रमुख मॉस्को जाते हैं और दूसरे साल फिर रूस के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं। तो ऐसे में लावारोव का ये कहना कि साहब जो क्वाड है उसका सैन्यकरण करना ठीक नहीं है और इसको लेकर के हमारी चिंताएं हैं, चीन की चिंताएं हैं। उन्होंने आरआईसी की बात की है, यानी रूस, इंडिया और चीन। इसको लेकर के अतीत में वैसे आपको बता दें कि करीब 20-22 बार मंत्री स्तरीय बैठक हो चुकी, अतीत की बात है, कुछ समय पहले की बात है। तो क्या इसको फिर से जीवित किया जा सकता है? और जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, उनमें क्या भारत को थोड़ा सतर्कता के साथ आगे कदम बढ़ाने चाहिए? इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने पहचाने और जियोपॉलिटिकल मामलों के बहुत ही माहिर अ, कर्नल अजय रैना सर। तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद बुलाने के लिए ओमकार जी। अजय जी, ये खबर देख लेते हैं, बीजिंग डेटलाइन से है और इसमें ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर बनी तनावपूर्ण स्थितियों के बीच चीन की ओर से बड़ा बयान आया है। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर झिकाई गांव ने ब्रह्मपुत्र नदी में भारत आने वाला पानी रोकने के संकेत दिए हैं। विक्टर ने भारत को सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते। गांव ने स्पष्ट इशारा किया कि उनके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो फिर चीन भी भारत के पानी को रोक सकता है। खबर लंबी है, उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की रणनीतिक पकड़ पर जोर दिया, जो भारत के की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद
भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया है। इसी पर गांव ने कहा कि जैसे भारत से बहकर नदियां पाकिस्तान जाती हैं, उसी तरह उसके क्षेत्र से यानी चीन के क्षेत्र से नदियां भारत आती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं अजय जी, इस बयान में कितनी गंभीरता है या इस बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाए, और ये जिस पोजीशन में बैठे हैं, ये केवल उनका अपना निजी विचार माना जाए या इसमें चीन का भी कोई पुट है, और कितना प्रैक्टिकल है ये? ओंकार जी, चीन की ये एक स्टाइल है, एक मैसेजिंग का, पहले भी करता रहा है। कभी ग्लोबल टाइम से, कभी साउथ चाइना सी, कहीं ना कहीं से एक बात निकालता है जिसको कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स। ठीक है, करने दीजिए उसको, कोई उसको बोलने से रोक नहीं सकता। आपका जो गूढ़ क्वेश्चन ये है कि क्या चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं, वो भी अभी हालात बताएंगे, क्योंकि लग रहा है कि भारत की ऊपर की तरफ जो चढ़ाई चल रही है हमारी, उसमें कहीं पाकिस्तान, अमेरिका और चीन दोनों मिलकर पाकिस्तान को बचा भी रहे हैं। तो क्या है, ओमकार जी की उस लेवल पे डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई किसी का सगा नहीं है, और हर कोई अपना अपना मकसद देखता है, और कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। हमें लगता है कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं, हमारी पब्लिक को लगता है कि हम रशिया पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, हम ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे डिप्लोमेट्स और जो हमारे थिंक टैंक हैं और जो सरकार है वो समझती है। रही बात जो आपका मेन क्वेश्चन ये है कि क्या वो कर सकता है, तो मैं तो उसको बोलूंगा प्लीज करो, प्लीज ब्रह्मपुत्र का पानी रोको। ब्रह्मपुत्र जैसी नदी को रोकना और उसका पूरा पानी गायब कर लेना, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। पहली बात, किसी भी, हमारे लिए भी इंडस को रोकना या चिनाब को रोक के बैठ जाना, उसके बाद क्या करना। दूसरा, जो जियोग्राफी का लेआउट देखेंगे, अगर पानी हम फिर भी अपना चिनाब का पानी उठा के पंजाब यूपी तक लेके आ सकते हैं नहरें बना के, वो उल्टी नहरें बना के अगेंस्ट द ग्रेडियंट पहाड़ के ऊपर चढ़ा के कैसे जाएगा, वो उसको भी पता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीन ने खुद किसी अपने देश, पड़ोसी देश के साथ इंक्लूडिंग भारत, कोई पानी पे संधि नहीं की है। दुनिया में एक ऐसा इकलौता देश है जिसके 8 से 9 पड़ोसी देश हैं, जिसका पानी इनका आपस में साझेदारी है, आना जाना है, लेकिन ये किसी से इसने नहीं की। और टेक्निकल उस पे आएंगे तो ब्रह्मपुत्र का 80% जो पानी है वो एक ग्रेट बेंड, एक जगह है जहां का नक्शे में देखेंगे, तिब्बत से जब ब्रह्मपुत्र चलता है तो वो पूर्व की दिशा में चलता है। हिमालय पर्वत का रेंज जो है, जिसको ग्रेट हिमालय रेंज कहते हैं, उसके उस तरफ से, और फिर वो जैसे ही हमारे अरुणाचल प्रदेश की टिप पे पहुंचता है, वहां से मुड़ता है, तो वो ईस्ट से एकदम से वेस्ट को आना शुरू हो जाता है। फिर हमारे असम से होता हुआ फिर नीचे बांग्लादेश निकलता है। उस ग्रेट बेंड जो है, उसके बाद जो इलाका हमारे पास है, ब्रह्मपुत्र का टोटल पानी जो समुद्र में जाता है, उसमें 80% पानी इस इलाके से आता है। चीन, हम सब जानते हैं, तिब्बत जो है वो एक डेजर्ट है, वहाँ हरियाली नहीं है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बड़ी कम होती है, बारिश कम होती है। तो चीन को अगर रोकना रोक ले, वो बना रहा है, वो 6-7 डैम्स वहाँ बना रहा है, बड़े बड़े डैम्स बना रहा है। एक डैम इतना बड़ा बना रहा है कि धरती का जो घूमने का, जो अपने एक्सिस पे घूमने की स्पीड है, उसमें कुछ मिली सेकेंड का फर्क पड़ेगा। वो तो डिजास्टर कर रहा है दुनिया के लिए, लेकिन कर ले। हमें इतना जरूर करना पड़ेगा कि चीन जो उससे ड्रामा करेगा, जैसे मैंने कहा, पानी को रोक के आप पी नहीं सकते, आपको कहना कि छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको लेके मेनलैंड चाइना में जा नहीं सकते। हाँ, यहाँ की बिजली पैदा करके आप तारें बिछा के लेके जा सकते हो। तो वो जो पानी कभी जब ज्यादा करेगा, जैसे हम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उसको काउंटर करने के लिए हमें 2 से 3 बड़े बड़े डैम्स ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनाने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी प्रोसेस में है, जिसके बारे में, जैसे मैं कहता रहता हूँ, सरकार को ज्यादा पता होता है। तो ब्रह्मपुत्र कह लीजिए, दूसरा बड़ा दरिया सतलुज है, जिसमें इतना ज्यादा, अगर आप स्टडी करेंगे उस इलाके को, क्यों सतलुज भी वेन से निकलता है जहां से इंडस निकलता है, सेम इलाके से। इनफैक्ट रिवर एक इलाके से निकलते, कैलाश मानसरोवर के आसपास से। तो सतलुज इतनी गॉर्ज में से बहता है, एक कितनी पतली घाटी है उसके, गहरी खाई के अंदर से, जब वो हमारे यहाँ पे हिमाचल में एंटर करता है, कि उसके ऊपर एक बार ग्लेशियर टूट गया था, वो उसमें गिर गया, चाइना ने हमें बताया नहीं, और जब ग्लेशियर फटा, पिघला, तो पूरे हिमाचल में बाढ़ आ गई थी। तो वहां भी डैम बनाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है,
वहाँ की टेरेन और वो इलाका अगर आप कभी गूगल अर्थ पे देखेंगे, सतलुज के साथ साथ उल्टा चलेंगे आप तो बिल्कुल ही कट ऑफ इलाका है, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं है। उसके ऊपर इंडस है। इंडस का भी जब आता है भारत में बच्चे की तरह होता है। अगर आप कभी मौका लगे और कभी आप डमचौक जाएं, तो जब मैं वहां गया था तो वहां इंडस को आप ऐसे क्रॉस कर सकते हो, नाले की तरह आता है, छोटा सा नाला। और वहां उसके बाद जब हमारे जो ग्लेशियल मेल्ट उसमें मिलती है और फिर जंस्कार रिवर जब मिलता है लेह के पश्चिम में, तब इंडस का एक बड़ा सा रूप नजर आता है। तो ये सारे का सारा पानी रख ले, इसको अच्छी बात है, ब्रह्मपुत्र में हर साल फ्लड्स आते हैं, तो ये रख ले पानी अपने पास, हमें नहीं चाहिए। तो टेक्निकली नो, हमें अगर कोई फिक्र थी या है पानी को लेके चीन से, वो फिक्र ये है कि जो नेपाल से ट्रिब्यूटरीज आती हैं और गंगा यमुना हमारे गंगा में मिलती है बेसिकली, वो सारी की सारी जब जो मेन मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो उनका शुरुआत तिब्बत से है, लेकिन 2, 3 और 10 किलोमीटर के बाद वो नेपाल को एंटर कर जाती हैं। अगर तिब्बत में उस पानी को रोकेगा चीन, तो फिर सेम वही प्रॉब्लम होगी कि वो थोड़े से पानी को रोक लेगा, बाकी सारी उसका कैचमेंट एरिया नेपाल के अंदर है। लेकिन अगर चीन नेपाल के अंदर आके डैम बनाना शुरू करता है, तो फिर उन नदियों को वो पानी को हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए नेपाल का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, भारत के लिए, वो एक पानी को लेके भी है। चीन अपने इलाके में, जिसको तिब्बत वो भी उसका इलाका है नहीं, लेकिन चलो मान लिया उसके कंट्रोल में, कोई भी रिवर रोक के देख ले, इंडस, सतलुज, ये नेपाल में आने वाले जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं और ब्रह्मपुत्र, यही है ना, और तो कोई है नहीं। किसी को भी रोक के देख ले, हमें हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये एक बोगी रेज करते हैं, फिर वो एक वहां पे खबर आती है, और फिर हमारे यहाँ जो चाइनीज पेड हैं और जो एमओयू साइन करके बैठे हुए हैं वो उसको उछालते हैं, और देशवासी थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें जी। और ये तीस्ता को लेकर के जो टेंशन क्रिएट हुई नीचे, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा जो हरकत की गई थी। तीस्ता, देखिए तीस्ता में चाइना का क्या है कि उसके ऊपर चुंबी वैली है, चिकन नेक के ऊपर, तो उसको लगता है कि वो तीस्ता में नीचे चिकन नेक के साउथ में कुछ बनाएगा। तो जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि जब एक चाइना को आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने देते हो, चाहे वो एयरपोर्ट बना रहा है, चाहे वो तीस्ता पे कुछ बनाता है, तो कल को जब हमारा विवाद, कभी मिलिट्री विवाद होगा बांग्लादेश के साथ, तो चाइना विली निली उसमें एक पार्टनर बन जाएगा, और वो कहेगा कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बचानी है, तो इसलिए अब मेरे को अभी बाहर से लड़ना है। पर तीस्ता में मजे की बात यह है कि तीस्ता का जो मैक्सिमम 300 कुछ किलोमीटर का जो जर्नी है वो भारत के अंदर है। वहां से बहुत सारी नहरें और बहुत सारे लिंक कैनाल्स वहां से कुछ बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, और जब वो बांग्लादेश को एंटर करता है तो तीस्ता प्लेन एरिया में आ जाता है। अब प्लेन एरिया में आप कौन सा डैम बना सकते हो? डैम बनाने के लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि दो तरफ पहाड़ होने चाहिए, और अब दो पहाड़ के बीच में एक रोक पैदा करके डैम खड़ा करते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं। तो वहां वो बड़ी हद तक बैराज बना पाएगा, बैराज बना के उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और फिर तीस्ता का पानी हमारे कंट्रोल में है, जिस दिन चाहेंगे तो फिर खोल देंगे, और भी मानसून आने वाला है, आप ये देखिए तमाशा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है हमें जी। एक ये भी खबर आ रही थी अजय जी कि चीन जो है वो सीधे बलूचिस्तान अ, से बात करने के बारे में सोच रहा है। वहाँ जो उसके प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, लगातार उसके इंजीनियर्स पर अटैक हो रहा है, और पाकिस्तान पर अब उसको भरोसा नहीं रह गया है। ये खबर कितनी विश्वस्त हो सकती है? अगर मैं चीनी हूं तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज को नहीं बचा पा रहा, वो तो आपने बिल्कुल सत्य बात कही। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज को पीट रहे हैं, उसमें दो एजेंसीज, मेन एजेंसीज हैं, एक बलोच और एक पश्तून्स। अब पश्तूनों को लगता है कि अफगानिस्तान में जो हुआ, उनका जो उनकी बेचारी सभ्यता को नाश कर दिया गया अमेरिका द्वारा, जो भी किया गया, उसमें बहुत बड़ा खिलाड़ी जो था वो पाकिस्तान था, जिसने डॉलर्स लिए और पहले मुजाहिदों के थ्रू काबुल बर्बाद किया, फिर तालिबान के थ्रू उन्होंने वो किया, उसके बाद अमेरिका के साथ डबल गेम खेली। तो पश्तून्स को तो नफरत है पाकिस्तान के साथ, और हर उस शह के साथ जो पाकिस्तान की दोस्त है। प्लस जो बलोच हैं, बलोचों को तो बेचारों को चाइना ने ये किया है कि वहां पे टाउनशिप बना रखी है इन्होंने, जहां पे बलोचों का जाना मना है। बलोचिस्तान के अंदर कुछ ऐसी सड़कें हैं, मेन हाईवे जो सी पैक, अगर हाईवे देखेंगे बड़ा चौड़ा अच्छा 4 लेन टाइप बना हुआ है, उस हाईवे के ऊपर कई स्ट्रेचेज हैं जहाँ पे बलोच अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। तो बलोच एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग
और पश्तूनों से भी एक डिग्री ऊपर रखूंगा मैं उनको, जब इस पे बात आती है अपनी इज्जत पे, तो उनको भी कोई ना प्यार मोहब्बत है। और चाइना दे भी कह सकता है। देखिए, अगर बलोचों को कोई दे सकता है अगर, तो उसको कम से कम उस लेवल का, अमेरिका के लेवल का बंदा चाहिए, जो जिसका इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में है, जिसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर है, जिसका इन्फ्लुएंस या एक रिलेशनशिप भारत के साथ है, और अभी वो बांग्लादेश के साथ भी कुछ कर रहा है। चाइना को अगर आप देखेंगे तो उसको भारत लाइक नहीं करता, उसको अमेरिका लाइक नहीं करता, उसको अफगान लाइक नहीं करते, उसको रशिया मजबूरी के एक प्यार मोहब्बत के संबंध में फंसा हुआ है। तो चाइना के ऊपर मुझे नहीं लगता बलोच बेट करेंगे, क्योंकि बलोच में भी आज से 5 साल पहले कर लेते। आज जो बलोचों का जो होल्ड है बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दे के लड़ लड़ के पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ खदेड़ के, जो कल देखा आपने, पूरा एक शहर उन्होंने कैप्चर कर लिया बलूच ने। तो मुझे लगता नहीं वो पीछे हटने वाले हैं। वो, उनके लिए उनका देश सर्वोपरि है, और बलोच एक बड़ी अनकम्प्रोमाइजिंग कौम है। और चाइना को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बलोच के बाद सिंध भी गर्म हो रहा है। तो कोशिश कर सकता है। इस खबर में कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत है, हो सकता है बात की हो, लेकिन उसका आउटकम क्या होगा मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा पॉजिटिव होगा। जी, जी। और एक और डेवलपमेंट है, ये रूस के जो बड़े पावरफुल मंत्री हैं और राष्ट्रपति पुतिन के बड़े करीबी भी माने जाते हैं, विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव। उन्होंने जी, क्वाड को लेकर के और क्वाड के सैन्यकरण को लेकर के, या उसको कहना चाहिए कि सैन्य अभ्यास की तरफ ले जाने की कोशिशों की आलोचना की है, और ये कहा है कि हम अतीत में भी भारत से अपनी चिंताएं साझा कर चुके हैं, बता चुके हैं। और भारत का भी ये कहना था कि केवल व्यापार और आर्थिक सहयोग और जो शांतिपूर्ण क्षेत्र हैं, केवल क्वाड जो है वहाँ तक सीमित है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो अभ्यास क्वाड देशों के बीच में होने की इस समय सुरसुराहट चल रही है, ये चिंताजनक है। क्या ऐसा कुछ चल रहा है अजय जी? 1971 के पहले हमें वापस जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ओंकार जी। आप आयरन लेडी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, वो आप, आई मीन, अच्छा लगता है सुन के। बट 1971 से पहले क्या हुआ था? नेटो जो है बाय डेफिनेशन वो अटलांटिक एरिया में है, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जब अमेरिका नीचे फुटप्रिंट बढ़ा रहा था, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सुपर पावर जो होती हैं वो 20-25-30 साल आगे की सोचती हैं। तो जब उनको इंडियन ओशन रीजन में एक इन्फ्लुएंस कायम करना था, तो उनके पास एक यहाँ पे गुर्गा था जिसका नाम पाकिस्तान था। पाकिस्तान को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम सीएटो और सेंटो, जो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वो सेंटो जो दूसरी, दोनों दोनों में मेंबर बना दिया। नाउ इन दोनों सीटो सेंटो का डिक्लेयर्ड एम था कम्युनिज्म को रोकना। उस टाइम चाइना का कम्युनिज्म कोई बड़ी बात नहीं थी, कम्युनिज्म जो था यूएसएसआर का था। जैसे ही ये उनकी गोद में बैठा, अमेरिका तो की गोद में पाकिस्तान तो 1948 में जाके बैठ गया था। लेकिन जी, जैसे जैसे अमेरिका ने देना शुरू किया, और आपको याद होगा कि उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हटा दिया, फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये सब चलता रहा। अमेरिका फिर भी इनको एड देता रहा, और उस टाइम बीच में फेज आई थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी हमारी इकॉनमी से बेटर कर रही थी बहुत सारी पैरामीटर्स पे। तो उस टाइम रशिया को लगा, और जो क्लियर था कि अमेरिका को भी ये बेस देगा ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको आज हम बांग्लादेश से जानते हैं। इसलिए रशिया ने आके भारत को अप्रोच किया 1970 में, और कहा कि आप ऐसे करो कि हम एक संधि कर लेते हैं, और हम इधर आए ना आए इट्स ओके, लेकिन अमेरिका यहाँ नहीं आना चाहिए, बे ऑफ बंगाल में अमेरिका नहीं आना चाहिए। तो भारत ने मना कर दिया, क्योंकि हम तो वो हैं शांति दूत। लेकिन 71 में जब शुरू हुआ जुल्म डहरा, और पूरी दुनिया ने आंख बंद कर ली, और अमेरिकन तो बिल्कुल इधर मुंह करके बैठ गए, बिकॉज उस टाइम पाकिस्तान जो था अमेरिका और चाइना की बातचीत करवाने के चक्कर में था। किसिंगर यहाँ घूम रहा था, और पाकिस्तान ने ही ये मध्यस्थता करके अमेरिका और चाइना के रिलेशंस खोले थे। उससे पहले आपस में उनकी बात नहीं होती थी, तो उसकी चक्कर में वो सपोर्ट कर रहा था। तो फिर रशियंस आए, और रशियंस अपने पनडुब्बी यहाँ लेके आए। जब अमेरिकन की 7th फ्लीट आई, वो हम सब जानते हैं उस कहानी को। अब वही चीज 50 साल के बाद दोबारा हो रही है। अमेरिकन आके बांग्लादेश के अंदर उनकी स्पेशल फोर्सेस बैठी हुई हैं,
वो अराकान आर्मी कर रहे हैं। बेसिकली वो बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर चाइना को हिट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना बर्मा की हुंटा को सपोर्ट करता है, लेकिन उससे ज्यादा सपोर्ट करता है रशिया। और रशिया के पास 2 पोर्ट्स की संधि हो चुकी है जो कि सदर्न म्यांमार की तरफ है, मलाक्का स्ट्रेट के साथ। तो अब रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पे अमेरिका आए। वो जैसे मैं कह रहा हूँ, वो उसमें खुश है कि कोई ना आए। भारत जैसा बड़ा देश है, बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको अमेरिका का यहाँ पता चलता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब अमेरिका ने हमें भी धोखा दिया ही है। अब हम माने ना माने, है तो जब क्रूशियल टाइम आया तो अभी भी कल फिर बकवास कर रहा था ट्रंप की उन्होंने संधि करा दी, जैसे 2 लड़ते बच्चों को किया। रशिया के साथ अमेरिका पहले इन्वॉल्व हो रखा है यूक्रेन में, सरेआम सीधे सीधे ही है। और चाइना और अमेरिका का तो वैसे ही है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि RIC नाम का जो रशिया इंडिया चाइना का जो ग्रुप, जो पुतिन का पिछले 10-15 साल से, जैसे आपने कहा 20-22 मीटिंग्स हो चुकी हैं, ये RIC का सपना पुतिन का काफी देर से है। प्रॉब्लम उसमें यह है कि उसमें एक बहुत बड़ा करैक्टर है जो कि जिस पे विश्वास नहीं किया जाता, ना रशिया करता है ना हम करते हैं, वो है चाइना। बिल्कुल। और बहुत स्लिपरी करैक्टर है। लेकिन आई थिंक जो मैच्योर देश होते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी किसी का सगा नहीं होता, हमें लोगों से डील करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हमें चुनना है रशिया चाइना एक तरफ और अमेरिका एक तरफ, तो आई थिंक हमारी जो कॉमन सेंस हमें बोलती है कि यार तुम रशिया की तरफ चलो। और देखिए, बड़े बड़े ग्रुपिज्म होते थे ना पहले, UN बना इतना बड़ा, 190 देश, G20, G7, अभी क्वाड, I2, क्या बोलते हैं उसको, U2, छोटे छोटे ग्रुप बनने शुरू हो गए। बिकॉज ये समझ आ जाती है लोगों को कि एक बड़े बड़े ग्रुप में बेसिकली फिर आप एक क्लैशिंग ओपिनियंस हो जाती हैं, कोई डिसीजन लेने में कुछ हो नहीं पाता, कोई किसी को विटो कर देता, कोई कुछ कर देता है। छोटे ग्रुप्स बड़े अच्छे काम करते हैं। तो अगर इसमें आप RIC के साथ बीच में ईरान जोड़ दें, RIIC कर दें, तो ये बहुत ही एक पावरफुल एक्सिस बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन RIC की जो पिछली बातें तो हुई हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कोई नहीं है। और इसके साथ एक ब्रिक्स करके हमने शुरू किया था। ब्रिक्स में चाइना का पूरा दबदबा है, और उसने जो नए मेंबर्स उसमें डाले हैं, वो सारे चाइना को थैंकफुल बोल के वो चाइना की हेल्प करते हैं। इनफैक्ट ब्रिक्स में अगर देखा जाए स्ट्रक्चर, ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है, हालांकि है कुछ भी नहीं, ना उनका बैंक है, ना उनका कोई ढंग का ऑफिस है, कुछ भी नहीं है, सब एडॉक है। RIC उससे भी पीछे है, उसके पास ना स्ट्रक्चर है, ना कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। लेकिन आई थिंक RIC मेरी नज़र में पर्सनली अगर बन जाए, तो एटलीस्ट 5-7 साल की जो फेज है अभी, जिसमें अमेरिका को अभी थोड़ा सा सबक सिखाना है, हम अपनी प्रॉब्लम को दूर रखें। क्योंकि अमेरिका कोशिश करता है कि चाइना और भारत लड़े, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चाइना और रशिया का संबंध जो बना वो टूट जाए। बिकॉज अगर चाइना रशिया से अलग खड़ा हो जाता है, भारत अलग से खड़ा हो जाता है, तो रशिया की इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा जाएगी। वॉर चल रही है बहुत लंबी, उससे हम ही तेल खरीद रहे हैं और चाइना खरीद रहा है, और चाइना उनको वेपन भी बेच रहा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि रशिया भी अपने आप फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया में उसने काफी लेन देन किया, उनके सैनिक लड़ने के लिए आगे। कल परसों एक झूठी खबर आई थी कि पाकिस्तान में वो एक स्टील मिल जो आज से 40-50 साल पुरानी बंद पड़ी है, वो बाद में झूठी निकली। तो हमें ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए ऐसी खबरों को, क्योंकि कोई भी देश जिसको सैंक्शन लग जाए और जिसका बिजनेस बंद किया जाए, तो वो कोशिश करेगा कि छोटे छोटे क्लाइंट स्टेट्स ढूंढ के अपना कारोबार चलता रहे, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो ऑन पेपर रशिया, इंडिया, चाइना और जैसे मैंने कहा ईरान, ये अगर जुड़ते हैं तो बहुत ही पावरफुल। फिर तो आप ये मान के चलिए कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो एकदम से स्वेज के इधर आ गया, उधर कहानी खत्म है। यूरोप पहले ही सस्पेंस में है, और जिस तरीके से यूरोप रशिया से बिहेव कर रहा है अमेरिका के कहने पे, जर्मनी कह रहा है मैं मिसाइल्स फेंकूंगा, तो उसने बोला तो मिसाइल फेंके, अगर तेरी मिसाइल हमारे मॉस्को में गिरी तो हम तेरे को उड़ा देंगे। तो जर्मनी ने नई गेम खेली, बोला ओके हम यूक्रेन को टेक्नोलॉजी देंगे, यूक्रेन अपनी मिसाइल खुद बनाएगा, क्योंकि 400 मील मॉस्को पहुंचने के लिए उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए। तो उसका भी रशिया ने परसों कहा कि जिस देश की टेक्नोलॉजी से बनी हुई मिसाइल यूक्रेन बना के हमारे ऊपर फेंकेगा, हम उस देश को बर्बाद कर देंगे। तो उधर फ्रांस खतरे में है, जर्मनी खतरे में है, और इधर इजराइल किस दिन ईरान के साथ पंगा ले लेगा, बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता ईरान से पंगा लेना, सीधी सी बात है। वो ईरान के डर के कारण सऊदी वूदी को काबू करके रखा हुआ है उसने, लेकिन इजराइल का कोई भरोसा नहीं। तो ये जो फेज है ना अगले 2-3 साल की, जिसमें कहीं भी फ्लैश हो सकता है, एटलीस्ट इस फेज को निकालने के लिए अगर RIC पे कुछ डेवलपमेंट हो, ताकि हम ये यकीन कर सकें कि हमारे पड़ोस में जो 2-3 न्यूक्लियर पावर एक लाइन में बैठी हैं, रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान तो भी न्यूक्लियर छोड़ दो आप, वो आपस में ना लड़े, यहाँ कोई क्लेश ना मचे,
तो आई थिंक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगी। तो एटलीस्ट फॉर टेम्पररी फेज 5 साल का एम लेके अगर भारत चले और डील करे चाइना के साथ। और एक लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आरआईसी की खूबसूरती ये है ओमकार जी, कि आरआईसी में 3 मेंबर हैं, उसमें हम ये मान के चलें कि चाइना बिल्कुल अपोजिट है, उसके अपोजिट हम खड़े हैं। रशिया चाइना की तरफ ही झुकता है मजबूरी में हमारे साथ, तो उसको मैं 1.5 नहीं कहूँगा, उसको मैं 1.7 हमारे फेवर में कहूँगा। रशिया का प्यार मोहब्बत या संबंध जो हमारे साथ हैं वो चाइना के साथ उनका अपना बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो फिर 3 के ब्लॉक में अगर 1.7 की वेटेज आपको मिल जाती है तो आपकी सुनी भी जाएगी और आपको अननेसेसरी कोई प्रेस नहीं कर पाए। ब्रिक्स में वो एडवांटेज हमारे चाइना के पास ऑलरेडी है। तो मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा ब्रिक्स को चलने दो, जो है आरआईसी को चलाओ, आप 5 साल चलाओ, बाद में देखेंगे कौन सा कोई वो है, परमानेंट तो कुछ नहीं दुनिया में। और एक ये जो खबर आ रही थी कि वैकल्पिक एक यूएन जो है वो चाइना इनिशिएट कर रहा है, बीच में ये खबर आई है, अभी शायद 2 दिन पहले की खबर है कि चीन ने ऑलरेडी जो है वो इसको लेकर के कदम आगे बढ़ा दिए हैं। तो ये खबर दबी छिपी तो लगातार हमारे यहाँ भी चल रही थी कि अगर यूएन में हमको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो भारत भी इस तरह का इनिशिएट जो है कर सकता है, दक्षिण अफ्रीकी देशों को साथ लेकर के, कुछ दूसरे देशों को साथ लेकर के। तो चल क्या रहा है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये ओमकार जी, अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है इस टाइम, जिसमें चाइना एक प्लेयर है और एक बहुत बड़ा प्लेयर फ्रांस था, वो वहाँ से हटता हुआ नजर आ रहा है, यूरोप हटता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस अमेरिका अफ्रीका के अंदर ज़्यादा नहीं है, अदर देन टेररिस्ट को हथियार बेचने का 2 नंबर में सीआईए के थ्रू। तो वहाँ जो कंपटीशन था भारत का और चाइना का, काफ़ी फियर्स कंपटीशन है। और आप G20 में जब भारत अफ्रीकन यूनियन को लेके आए, जब अफ्रीकन यूनियन की बात करते हो तो बेसिकली आपने पूरा 55 कंट्रीज मिला ली साथ में। उसके लिए देखिए अफ्रीकन जो है ना वो शुक्रगुजार लोग हैं, वो बेगैरत नहीं है, वो भूलते नहीं है, वो उन्होंने बहुत बार बार बोला है। और जो नई जनरेशन अफ्रीका की उठ रही है उनको समझ आती है कि यूरोप ने उनको लूटा, अमेरिका ने उनको स्लेव्स बना के इनके एंसेस्टर्स के साथ बुरा व्यवहार किया, तो वो चाइना को भी शक की नजर देखते हैं। बिकॉज अगर आप थोड़ा 6 महीने पहले खबर आई थी कि मॉरिशियस के पास और उसके ऊपर चाइनीज इतनी ज्यादा फिशिंग कर रहे हैं, चाइनीज शिप्स इतनी फिशिंग कर रहे हैं कि वहां लोकल्स के लिए फिश पकड़ना मुश्किल हो गया है। और वो पूरी कोस्ट जो है अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट है। तो चाइना के ऊपर, और ऊपर जो गेम खेलता है BRI के नाम पे, फिर जो लोन देता है और फिर फंसा लेता है लोगों को, तो चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर अफ्रीकन को मौका मिले और चॉइस हो, वो हमेशा भारत का करेंगे। चाइना और भारत के अप्रोच में फर्क ये है कि हम कहते हैं कि यूएन में बैलेंस बनाओ, सबको हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में डालो और इसको डेमोक्रेटिक सा बनाइए और दुनिया की एज पर पॉपुलेशन आप उनको रिप्रेजेंटेशन दे। चाइना कह रहा है कि अगर तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं करोगे तो मैं अपना बना लूंगा। पर सच ये है कि अगर चाइना अपना यूएन बनाता है यूएन के बराबर, तो उसमें मेंबर होगा कौन? देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब चलती है जिसके अंदर 4-5 अच्छे थानेदार हों जो एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार हों, जो कि यूएन में था। वो बात अलग है कि अमेरिका ने उसको इतना हाईजैक कर दिया, उसको ऐसा काम कराया कि, और बाकियों को वीटो कर करके इनका अगर वीटो ना होता यूएन के अंदर, आप इमेजिन कीजिए वीटो ना होता तो शायद यूएन बड़ा अच्छा चल रहा होता। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि अब TRF को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो और चाइना कहता नहीं वीटो, तो वीटो के कारण ये सारा मन मुटाव हुआ है। तो चाइना अगर बनाता भी है तो चाइना का दोस्त आज कौन है? चाइना का दोस्त, मैं रशिया को चाइना का दोस्त नहीं मानता। नॉर्थ कोरिया को रशिया ने चाइना से दूर कर दिया ऑलरेडी। चाइना का दोस्त बचता है पाकिस्तान, जिसकी अपनी औकात कुछ नहीं, कुछ हद तक ईरान, और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं। अब इनसे तो अब यूएन क्या बनाओगे? और अफ्रीका के 10-15 देश आ भी जाते हैं तो आपको बड़े गुंडे चाहिए ऊपर। उसके लिए भारत ने इसलिए एक बड़ी सेंसिबल अप्रोच कर रखी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम अलग से अपना यूएन बनाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि इसी यूएन को अब रिफॉर्म कीजिए, इसी में हमें बैठने का मौका दीजिए टेबल पे, क्योंकि अब हम बहुत बड़े हैं। नहीं बैठोगे तो जाओ बाढ़ में। भारत का ये है। तो ऑल्टरनेटिव बनाना बिना बिग पावर्स के थोड़ा सा यूजलेस, मीनिंगलेस हो जाएगा। जी। और अजय जी, आखिर में चलते चलते जरा इस पर भी चर्चा कर ली जाए। आज फिर मॉक ड्रिल है और तमाम तरह की चर्चाएं इधर चल रही हैं।
कुछ मोदी जी के बयान आए हैं, कुछ राजनाथ साहब ने आईएनएस विक्रांत पर सोल्जर्स के साथ कुछ समय बिताते हुए बातें कही हैं। चल क्या रहा है? देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि मॉक ड्रिल को हम उसके साथ जोड़ें, सिंदूर के साथ। मोदी जी एक ही चीज़ दोबारा नहीं करते, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता फिर तो लोग अभी हमें, अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कुछ होने वाला, तो फिर तो मज़ा नहीं आया। मोदी जी वो करेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। और इसमें मैं आपको एक चीज़ आज मैंने ट्वीट किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। काफ़ी सारे दर्शक जो ट्विटर पे नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि जो 30 देशों में हमारे 7 के 8 डेलीगेट्स के जो ग्रुप गए हैं, वो इसलिए गए हैं ये बताने के लिए कि देखो जी, पाकिस्तान ने हमें तंग किया और हमने उसको किया। पाकिस्तान ने हमें तंग किया और तंग कर रहा है, ये हम यूएन में 25 बार बोल चुके हैं। मैं भी 100 बार बोल चुके हैं, 25 बार नहीं, दुनिया जानती है। इसलिए नहीं गए। हम दुनिया में गए हैं ये बताने के लिए कि अभी हम पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, और ऐसे तरीके से पीटेंगे कि वो हमला करे उससे पहले पीटेंगे। तो आपको समझ होनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमारे देशवासी सिर्फ ये सोच के बैठे हुए हैं कि ये हमें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, हमने जो कर दिया कर दिया। हमने सिर्फ 2 चीज़ें की हैं। अगर आप देखिए, जो भी डेलीगेट बाहर गया है, वो क्या कह रहा है कि अगर ये सुधरेगा नहीं और ये हमें खबर आएगी तो भारत बड़ा कुछ करने वाला है, और जो अंदर कमरे के अंदर बातें हुई किसी को पता नहीं। दूसरा, उन्होंने इस पर स्ट्रेस दिया कि जिन देशों ने, जैसे कोलंबिया ने एक स्टेटमेंट दे दिया था पाकिस्तान के फेवर में, आज कोलंबिया ने उस स्टेटमेंट को वापस लिया, जिसमें जी। उन्होंने कहा था देखो जी, शहरी मारे गए, जब उनको समझ आई। तो इसको जब हम ध्यान रखते हैं, तो जब तक ये तो डेलीगेशन बाहर है, जब तक वो वापस नहीं आते, तो लॉजिक है कुछ नहीं होने वाला। हाँ, पाकिस्तानी कुछ करतूत कर दे तो फिर तो इमीडिएटली उस पर डंडा पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो भी लोगों से मिल के आए हैं, उसके अलावा और कई बातें हैं जो कभी प्रेस में या कहीं नहीं आएंगी। कई मीटिंग्स बैक चैनल्स होती हैं, जितने डेलीगेशन गए हैं उससे आई थिंक डबल बैक चैनल्स खुली हुई हैं इस टाइम। बड़े देशों से बात हो रही है, इस कार्रवाई में टाइम लगता है। और जैसे मैंने कहा, अनलेस अनटिल पाकिस्तान हमें पोक करे, मुझे इमीडिएटली लगता नहीं कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में कुछ होगा। वो ऐसे हम, चलो ठीक है, ड्रिल अच्छा है, ड्रिल तैयार आना चाहिए। पिछली बार जब हमारे जम्मू के ऊपर रॉकेट्स आए और मिसाइल्स आई, तो लाइट्स ऑफ नहीं हो पाई, बिकॉज लोगों को इन्वर्टर बंद करना नहीं आता। लोगों को आजकल की जनरेशन भी, आपको पता है, इलेक्ट्रिशियन आके इन्वर्टर लगा देता है, लाइट काट दी, एमसीबी काट दिया, तो इन्वर्टर की लाइट ऑन हो गई। जब तक लोगों को समझ आया इसको बटन कहाँ है, इतने में सायरन बंद हो गया। तो ठीक सही है, है। ये हमें ओरिएंट करने के लिए, तैयार करने के लिए अच्छी चीज़ है। बाकी मोदी साहब का पता कुछ नहीं वैसे, बट इतना मुझे पता कि रिपीट नहीं करते, सेम स्टाइल वो रिपीट नहीं करते, तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा। लेकिन जो बात आप पहले भी कह चुके मेरे प्रोग्राम में, दूसरे चैनलों पर भी, वो तो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल एक मसूद अजहर का कोई ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि हमें मत छेड़ो, हम लाशें ढोते-ढोते, खून देखते-देखते पागल हो चुके हैं। एक ये भी खबर आई थी कि लाहौर में एक रैली हुई है, जिसको हाफिज़ सईद के बेटे तलहा सईद ने संबोधित किया है, और उनके साथ मंच पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर भी बैठे हुए थे, और जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे, उनमें आतंकवादियों के चित्र भी थे और सेना प्रमुख के चित्र भी थे। तो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं इस समय पाकिस्तान में, लगता नहीं कि जो सबक सिखाया गया है, इससे पाकिस्तान ने कुछ सीखा है। वो नहीं सीखेंगे ओमकार जी। मैं आई थिंक आपके प्रोग्राम में भी बोला कि वेस्ट का लगभग 2 शताब्दियों से ये विचार है कि दुनिया में आपने एक किसी कम्युनिटी को यूज़ करना है अपने मतलब के लिए, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। और वेस्ट ने अपने जितनी गदर मचाया है दुनिया में, उसको आपको कहीं ना कहीं मुस्लिम्स नजर आते हैं, बिकॉज उनको बहलाना बहकाना, और इस्लाम खतरे में आके खुद नहीं बोलते ना, वो एक मुल्ले को बिठा देते हैं जो उठ के बोलता है इस्लाम खतरे में, चल पड़ते हैं। आज पाकिस्तानियों को ये बिलीव कराया जा रहा है कि भाई ये जो हुआ है इसमें भारत को हमने शिकस्त दे दी। उनका प्राइम मिनिस्टर कहता है हमने 71 का बदला ले लिया। और बेवकूफ इंसान, तेरे 71 में 2 टुकड़े हुए थे, तो सही है। तूने कौन सा बदला ले लिया? लेकिन लेकिन जाहिल कौम है। और दूसरी बात ये कि जो धर्म पे थोड़ा अगर हम देखें, तो इस्लाम में कुरान बड़ा क्लियरली बताती है इनको कि जब तुम लड़ाई में लड़ते हो और तुम्हारी जब पिटाई होती है, तो उसको तुम बुरा मत मानो। इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है।
तो आप ये बताइए ओमकार जी, अगर आप बड़े बिलीविंग मुस्लिम हैं और आपको वैसे कुरान तो समझ नहीं आती, लेकिन जो मुल्ला पढ़ाता है वो आपको समझ आती है लेक्चर, उसमें आपको बताया जाता है कि फलाने फलाने आयात में फलाने फलाने उसमें ये लिखा हुआ है, तो आप बताओ आप क्या बोलोगे? आपका हौसला बढ़ जाएगा, आप मार खाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको ये यकीन यकीन है कि जो आपका ईश्वर है वो आपके साथ खड़ा है। अब इस आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में देख रहा था, जिसमें एक एक्स मुस्लिम ने कहा, जो न्यूजीलैंड में बेस्ड है पाकिस्तानी, उसने कहा कि मैं समझता था कि जैसे जैसे सोशल मीडिया निकलेगा और उस पर इस्लाम की जो ऐसी बातें हैं कि आप दुश्मन की बेटी और बीवियों को उठा लो, उनको अपनी रखेलें बना लो, उनको बेचो, उनके साथ जो करना करो, ऐसी ऐसी गंदी बातें जब निकलेंगी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ दें कि यार ये कैसे हो सकता है। कहता अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खास करके जब जब सोशल मीडिया पे बातें आनी शुरू हुई कि ये अलाउड है, रेप अलाउड है, काफिरों की लेडीज को उठाना अलाउड है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, ये तो अल्लाह का हुक्म है। तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि का जो मुहावरा हमारा पुराना है, उसका ये पहचान है। अब वो पाकिस्तान अगर मरना चाहता है, और पाकिस्तान देखो आप 24 करोड़ लोगों को मार नहीं सकते, ईमान सीधी ईमान की बात करते हैं, नहीं कर सकते ना। लेकिन आप पाकिस्तान को दूसरे एंगल से देखिए कि आप बलूचिस्तान अलग कीजिए, पश्तूनिस्तान अलग कीजिए, पीओजे के अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो गया, तो जो बीच में बचा हुआ पंजाब, जिसकी कोई मार्शल हिस्ट्री है ही नहीं, ये वो कौम है जिसने सबसे पहले सलवारें उतारी और कलमा पढ़ लिया जब इस्लाम इधर से आया था। ये वो लोग हैं जो झुक गए थे। तो इनको तो बेसिकली पैसे की गेम है। पंजाब अलग करने के बाद जब इनका पैसा ट्राई अप हो जाएगा, लैंड लॉक्ड हो जाएंगे, तब हम देखते हैं क्या करेंगे। या तो हम इनको खरीद लेंगे, हमारे गुजराती भाई इनको पैसे देके खरीद लेंगे, तो ये घर वापसी करने को भी तैयार हो जाए, ये वो कौम है। लेकिन जिस सही है। साइज में आज पाकिस्तान है, उससे आप इससे ज़्यादा बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते। वो ऐसे ही बातें करेंगे, ऐसे ही धमकियाँ देंगे, मरने के लिए तैयार है ये वो। अब जब आपके पास पानी नहीं है, आपके पास खाने को, अभी देखना अभी मक्की का, अभी से खरीफ की जो लगना है धान और मक्की, वो अभी होने वाली नहीं, तो फिर आप लड़के मरने के लिए तैयार हो तो लड़ो, देखी जाएगी। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल की गहराइयों से। और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने बहुत ही गहन विमर्श किया। थैंक यू सो मच, और समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।